नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। अब नजर डालते हैं खबरों पर। अभिषेक राय तपस्या सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान सचिव अपने ट्वीट से बच्चों के प्रथम जन्मदिन पे कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लगे लॉकडाउन में अपने बच्चों का जन्मदिन कोरोना योद्धाओं के साथ मनाया, जिसमें आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सभी जवानों को और मीडिया बंधुओं को रिफ्रेशमेंट पैकेट बांटा गया। हमने अभिषेक राय से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरा परिचय। मेरा नाम अभिषेक राय है। मैं तपस्या क्रिएटिव स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और आज आपके द्वारा क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसका क्या असल में हम लोग बहुत ईश्वर के अनुकंपा से बहुत दिनों बाद, सालों बाद हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो वो ट्विंस हुए हमको, तो 1 साल उनके जन्मदिन का पूरा हो रहा था। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग ने एक पार्टी सोच के ऑर्गेनाइज करने की सोच रखी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पाए। तो ये हुआ कि इस समय हमारे और भी तो वो समाज के लोग हैं जो हमारे लिए घरों के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग ने मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, इन सभी के लिए लंच, एक छोटा सा गिफ्ट पैम्पर को निकाला। कितने लोगों को आपने दिया? अपने शहर के पूरे शहरी क्षेत्र, कोतवाली क्षेत्र के सभी पुलिसकर्मी जितने भी ड्यूटी कर रहे थे, लगभग 250 संख्या थी, उन सभी को दिया है। और फिर उसके बाद फिर बाकी मीडिया बंधु और हमारे जितने भी और लोग हैं कोरोना वॉरियर्स, उनको। आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रम? कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका भी ध्यान रखें, पब्लिक सड़क पे कम आए। और सड़क पे कम अगर पब्लिक उतरेगी बिना काम के, तो इनके लिए इजी होगा ड्यूटी करने के लिए। ये भी शांति से अपने घर की ड्यूटी, अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पाएंगे। दीदारगंज थाना अंतर्गत पुष्प नगर गांव में आज प्रधान प्रतिनिधि हिमांशु सिंह उर्फ बंटी के द्वारा पूरी ग्राम सभा में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। हिमांशु सिंह द्वारा यह भी बताया गया कि यह कार्य लगातार हर सप्ताह हम करवाते रहेंगे। प्रधान प्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्य की गांव के लोगों द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है। इस अवसर पर विपिन सिंह, सत्यम उपाध्याय, अभिषेक सिंह, रिंकू सिंह, पंकज उपाध्याय सहित अनूप सिंह आदि उपस्थित रहे। मंटी भैया गांव के प्रधान। कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे और लॉकडाउन का पालन कर रहे जरूरतमंद मजबूर परिवारों के लिए भोजन और राशन सामग्री की व्यवस्था में विगत 34 दिनों से भारत रक्षा दल निरंतर कार्य कर रहा है। तो वही पशु पक्षियों के लिए चारा व पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। इसी क्रम में नियमित रूप से प्रतिदिन लगभग 500 पैकेट भोजन सुबह और शाम को जरूरतमंद लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, ताकि इस संकट की घड़ी में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। जिन लोगों को राशन की आवश्यकता है उन लोगों को राशन के साथ साथ सैनिटाइजर व मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रतिदिन अन्य प्रांतों से पैदल अपने गंतव्य को जाने वाले श्रमिकों को भी नगर क्षेत्र में पहुंचते ही भोजन व पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। इस कार्य में प्रमुख रूप से हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव सहित मोहम्मद अफजल, उमेश सिंह कुड्डू, प्रवीण गौड़, रवि प्रकाश, कौशलेंद्र सहित निशीथ रंजन तिवारी आदि का प्रतिदिन सहयोग रहता है। मैं प्रवीण कुमार गौड़, सदस्य कोर कमेटी भारत रक्षा दल। ये जो आप आज देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगातार संगठन लंच का पैकेट बना करके लोगों जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा है। और जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा था कि सबके यहाँ राशन पहुंच रहा है और आप लोग लंच पैकेट की को कम करिए। इसी क्रम में जहाँ 1000 जाता था, अब ये संख्या धीरे धीरे कम हो गई। अब जो ही ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके भोजन बनाने के लिए कुछ नहीं है, या गरीब हैं या वो सड़क पे घुमंतु हैं, उन लोगों को ही भोजन का पैकेट तब से रेगुलर चल रहा है। और ये उम्मीद करते हैं कि हम उन ज़रूरतमंदों को का भूख मिटा सकें
इस प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। हमारा संगठन भारत सुरक्षा दल लगा हुआ है, कार्यकर्ता उसके लगे हुए हैं, तन मन से और कोई काम कर रहे हैं। रोड डेली रामगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि कल हमारी 10 टीमें शराब की लाइसेंसी 30 दुकानों पर रैंडम छापे डालकर जांच की थी। उसमें से 12 दुकानों में स्टाफ रजिस्टर का मिलान नहीं हो पाया है। वहां पर उपस्थित विक्रेता दिखा नहीं पाया गया है, जिसके कारण 12 दुकानें सील कर दी गई हैं और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे जिलाधिकारी ने बोलते हुए कहा कि इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी और साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि जो अवैध रूप से शराब बनाने का प्रकरण है उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उसमें भी लगभग 9,000 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कहा। कल जो हमारी 10 टीमें शराब की लाइसेंसी दुकानों पर रैंडम छापे डालकर जांच की थी 30 दुकानों पर, उसमें से 12 दुकानों में स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया या वहां पर उपस्थित विक्रेता दिखा नहीं पाया, जिसके कारण 12 दुकानें सील कर दी गई हैं और उनको शो कॉज नोटिस निर्गत किया गया है। बाकी हमारी जो टीमें हैं निरंतर अन्य दुकानों पर भी रैंडम छापे डालती रहेंगी ताकि कोई भी लाइसेंसी व्यक्ति जो दुकानदार है अवैध रूप से क्रय विक्रय ना कर रहा हो। इसके साथ ही जो अवैध शराब बनाने के प्रकरण हैं उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उसमें भी लगभग 9,000 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी बोर्डों का कोई भी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की स्थिति में अप्रैल, मई व जून 2020 माह की शुल्क को जमा करने हेतु छात्रों के अभिभावकों को बाध्य नहीं करेगा। इसी के साथ ही कोई विद्यालय लॉकडाउन की अवधि में कोई परिवहन शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बढ़ी हुई दर से शुल्क जमा कराया है वे आगामी माह में बढ़ी हुई शुल्क का समायोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी बोर्ड का कोई भी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बढ़ी हुई दर से फीस नहीं लेगा, बल्कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अनुसार ही फीस लेगा। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी विद्यालयों और अभिभावकों से शेयर करनी है बात। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुरूप, उसकी भावना के अनुरूप मेरे द्वारा पुनः आदेश कर दिया गया है कि जो आदेश पहले हमने ये किया था कि 30 अप्रैल तक कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र अभिभावक को फीस देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, उस अवधि को आपदा अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक किसी भी छात्र अभिभावक को फीस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही इस लॉकडाउन अवधि में कई विद्यालय फीस के साथ परिवहन शुल्क को जोड़ रहे थे। ये स्पष्ट रूप से आदेश है कि कोई भी परिवहन शुल्क लॉकडाउन अवधि का छात्रों पर नहीं आरोपित होगा। तीसरा इसमें निर्णय ये भी है कि वित्तीय शैक्षणिक सत्र 2019-20 में जो फीस थी वही शुल्क संरचना 2020-21 में शैक्षणिक सत्र में भी होगी। यदि किसी विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए कोई बदलाव किया हो, वृद्धि किया हो मुख्यतः, तो उनके लिए निर्देश है कि वो 19-20 के स्ट्रक्चर पर वापस आ जाएं और किसी अगर उन्होंने एडमिशन लिया हो 20-21 के शुल्क के साथ तो उनकी इस अतिरिक्त धनराशि को अगले माह में
फीस के साथ समायोजित करना। कोविड-19 के दृष्टिगत कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बच्चों के पठन पाठन में हो रही असुविधा को लेकर अतरौली स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा के नेतृत्व में किताब विक्रेताओं संग एक आवश्यक मीटिंग की गई। इसमें बच्चों के पठन पाठन नए सत्र के शुरू होने के साथ हो रही परेशानियों के बारे में लोगों से चर्चा की गई तथा बच्चों और अभिभावकों के बीच समन्वय बनाकर होम डिलीवरी जैसी सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें किताब विक्रेताओं को पास जारी कर डोर टू डोर किताबों के वितरण तथा किताब विक्रेताओं के मोबाइल नंबर तथा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप के माध्यम से स्कूल तथा अभिभावकों को जोड़कर सुविधा पहुंचाने की बात कही गई है। साथ में कोई भी दुकानदार किसी बच्चे या अभिभावक से अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा। कोई भी दुकानदार खुद दुकान से किताब का विक्रय नहीं करेगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काम करेंगे। आइए सुनवाते हैं कि दिनेश कुमार मिश्र उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर ने क्या कुछ कहा। निर्देश दिया गया। तहसील बुढ़नपुर और अतरौलिया क्षेत्र के पुस्तक विक्रेता व विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि GGIC के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। विद्यालयों में शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए बच्चों को किताबें सुलभता से मिल सके, होम स्टेप डिलीवरी किताब जो हमारे किताबों के विक्रेता हैं उनकी दुकानों से सुनिश्चित की गई है कि यह सभी अपनी दुकानों से पुस्तकों का विक्रय नहीं करेंगे, बल्कि इनके व्हाट्सएप नंबर सभी अभिभावकों में छात्र छात्राओं में दिए जा रहे हैं और जो भी इनको किताब का ऑर्डर मिलेगा उस क्रम में अपनी दुकानों से अभिभावकों के या छात्र छात्राओं के घरों पर पुस्तकें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सर जो क्या घर होम डिलीवरी करेंगे इसको लेकर एक्स्ट्रा चार्ज भी कुछ लेंगे कि जो नहीं, कोई अतिरिक्त शुल्क इसका नहीं दिया जाएगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अंजान सहित सगड़ी में लेखपालों को डिजास्टर प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और साथ ही जिलाधिकारी द्वारा लेखपालों को साबुन व मास्क भी वितरित किया गया। उसमें बहुत एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है। जो भी स्क्रिप्ट थी एग्जैक्टली उसमें 90% तो चीज़ें हैं, 5-10% अभी उसमें बहुत पूर्णता नहीं थी। इसमें मुझे लगा कि वो माइक्रो लेखपालों के पास होगा, लेखपाल उसको पुख्ता ढंग से कर लेंगे। उसमें हमने सिर्फ आपकी और सेक्रेटरीज की ड्यूटी बांटी। सेक्रेटरीज की भी मैं कल से बैठक कर रहा हूँ, 3 दिन लगातार 4 ब्लॉक की बैठक में 8 ब्लॉक की ऑडिट 4 ब्लॉक की प्रोग्राम अपराध में करके मैं कोई जिले की बैठक सेक्रेटरीज की कर रहा हूँ। ड्यूटीज हमने इसलिए अलग किया कि सेक्रेटरीज को गाँव में पंचायत राज के, ग्रामीण विकास के, मनरेगा के कामों को करने की जरूरत है। जो तमाम प्रवासी मजदूर आए हैं, माइग्रेट जो यहाँ से पहले गए थे बाहर, अब वो लौट के आए और बहुत सारे लौट के बाहर आएंगे बाहर से। इसमें कुछ तो अपने से आए अभी तक और कुछ को माननीय मुख्यमंत्री चरणबद्ध ढंग से वापस आ रहा है। और हरियाणा से भी 196 लोग आए, इसके बाद शायद मध्य प्रदेश और अन्य जगहों की स्थिति बनी है। जैसी सूचनाएं होंगी वैसा आपको। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर शीतला प्रसाद पांडे व थाना प्रभारी हेमेंद्र सिंह द्वारा आज अतरौलिया बुधनिया स्थित देसी शराब की दुकान, जिसके अनुज्ञापी राजेश कुमार है तथा संचालक नीनकू यादव द्वारा किया जाता है, दुकान सिलहरा पट्टी के नाम से दर्ज है। इस दुकान पर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें शराब की दुकान पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ, ना ही वहां पर स्टॉक रजिस्टर, ना कोई स्टॉक, केवल खाली गत्ता बरामद हुए। दुकान लॉकडाउन के समय से ही बंद पड़ी है। दुकान के सेल्समैन पारस यादव द्वारा दुकान खुलवाकर जांच किया गया। दुकान के सेल्समैन पारस यादव ने बताया कि लॉकडाउन के समय से ही हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं और हमारे स्टॉक खत्म थे। मौके पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ। दीदारगंज थाना क्षेत्र के मार्टिनगंज में
पलथी सहित अन्य बाजारों में आर्यमगढ़ सेवा समिति आजमगढ़ के तत्वाधान में समिति के सचिव अरुणाकर सिंह हैप्पी की देखरेख में कोरोना वायरस से जंग के लिए जन जागरूकता अभियान के माध्यम से यमराज के रोल में चंद्रकांत शर्मा, चंद्रगुप्त के रोल में गौरव मिश्रा ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने का आह्वान किया। इस दौरान जो लोग रोड पर बिना मास्क लगाए निकल रहे थे उन्हें पकड़ करके अपने साथ यमराज पूरी ले जाने का डर भी दिखाया तथा लोगों से कहा कि अगर बाहर निकलिए तो मुंह पर मास्क लगा करके ही निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, शारीरिक दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अनावश्यक बाजार या कहीं न घूमें, खुद सुरक्षित रहें, परिवार और समाज को सुरक्षित रखें। आर्यमगढ़ सेवा समिति के सचिव अरुणाकर जी के नेतृत्व में और यहाँ विजय बहादुर यादव जी और मैं उमेश सिंह कोषाध्यक्ष आर्यमगढ़ सेवा समिति का और हमारे थिंक टैंक कहे जाने वाले राजन सिंह, इन लोगों की व्यूहरचना के माध्यम से कोरोना को दूर करने के लिए ग्रामीण अंचल में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग बेमतलब का सड़कों पे आ रहे हैं उनको घरों में रहने का निवेदन किया जा। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रौना पार की पुलिस को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त अजय कुमार पुत्र श्रवण राम को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना मुबारकपुर पुलिस ने बनकट पुलिया के पास से बद हेतु ले जा रहे एक राशि बचिया के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना जीयनपुर गोवत के वांछित 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वही थाना कोतवाली पुलिस ने 175 सीसी कुल 35 लीटर नाजायज देसी शराब बरामद कर 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी अपने प्रांत जनपद के श्रमिक लोग किसी अन्य प्रांत में मजदूरी करने के लिए प्लान किए हुए थे और वो इस लॉकडाउन में घर आना चाहते हैं, ऐसे में राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार से परामर्श लेकर उनको वापस लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिला प्रशासन स्तर पर किसी भी गैर प्रांत में आने व जाने के लिए इजाजत नहीं है। जिलाधिकारी ने जनपद के निवासियों से अनुरोध किया है कि जिनके भी लोग बाहर किसी प्रांत में फंसे हैं तो उन्हें समझाएं कि वो वहीं धैर्यपूर्वक रहें। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से परामर्श लेकर उन्हें लाने की कोशिश में लगी है। जैसे कोई व्यवस्था होगी वैसे ही हम अवगत करा देंगे। आगे जिलाधिकारी ने कहा कि अगर बाहरी प्रांत में फंसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जैसे दवा व खाद्यान्न सामग्री हित कोई समस्या हो रही है तो लखनऊ में जो प्रदेश सरकार के जो नोडल अधिकारी प्रदेश सरकार ने बना रखा है उनके नाम और नंबर उनकी साइट पर उपलब्ध है, वो उनसे संपर्क करें, उनकी समस्या का समाधान तुरंत होगा। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे हमारे जनपद के मजदूर साथी श्रमिक अन्य प्रांतों में जो मजदूरी के लिए माइग्रेंट किए थे, पलायन किए थे, एज माइग्रेंट वहाँ हैं। लॉकडाउन के दौरान वो अपने गांव वापस आना चाहते हैं। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से परामर्श लेते हुए चरणबद्ध तरीके से क्रमशः प्रांतों से समन्वय करते हुए प्रयास कर रही है। लेकिन जिला प्रशासन स्तर पर किसी भी गैर प्रांत में जाने के लिए या गैर प्रांत को के व्यक्ति को यहाँ लाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं जो लोग जनपद के निवासी जिनके घरों के लोग दूसरे प्रांतों में हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि उनको समझाएं कि वो अभी जहां हैं वहां धैर्यपूर्वक लॉकडाउन में रहें। प्रदेश सरकार चरणबद्ध ढंग से भारत सरकार से अनुमति या विचार विमर्श करते हुए उनको लाने की जो व्यवस्था कर रही है, जैसे जैसे व्यवस्था होगी हम अवगत कराते रहेंगे, प्रदेश सरकार भी अवगत कराएगी। लेकिन जो जिस प्रांत में है, अगर उसको कोई खाद्यान्न की समस्या है या दवा की समस्या है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेशवार नोडल अधिकारी बना रखा है। उनको साइट पर उनके नाम और नंबर उपलब्ध हैं यूपी गवर्नमेंट की। आप उन जिस प्रांत में आपका कोई रिलेटिव है, घर के लोग हैं, वहाँ अगर उनकी समस्या है तो उस प्रांत के लिए
लखनऊ में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपके समाधान कराएंगे। मेरे पास भी रोज़ 100 लोगों के फ़ोन लगभग आते हैं और मैं नोडल अधिकारियों से उनकी जब बात कराता हूं तो उनको समस्याएं क्रमशः कम हो रही हैं, लेकिन उनको धैर्य रखने की ज़रूरत है, ये मेरी अपील है। लॉकडाउन के दौरान गुटखे के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि धूम्रपान गुटखा आदि से परहेज करें, क्योंकि ये वैसे भी कोरोना के लिए श्वास की समस्या को उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। लोग भी इसका प्रयोग न करें और व्यापारी भी इसका विक्रय न करें। पुलिस व मजिस्ट्रेट को निर्देश है कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। सुनवाते हैं कि डीएम ने क्या कुछ कहा। लॉकडाउन के दौरान गुटखे के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है, इसलिए जनपद वासियों से अनुरोध है कि किसी भी धूम्रपान गुटखा आदि से परहेज करें, क्योंकि ये वैसे भी कोरोना के लिए श्वास की समस्या को उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। लोग भी इसको प्रयोग ना करें और व्यापारी भी इसको न विक्रय करें, और पुलिस को और मजिस्ट्रेट्स को निर्देश है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। शेल्टर होम के बारे में जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बताया कि जितने भी जिले में शेल्टर होम है उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन 80 रुपये व्यय करने का शासन से अनुमान्यता दिया है। हर शेल्टर होम पर अलग अलग खान पान की व्यवस्था ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमने जैसे मिड डे मील में मेनू सप्ताहवार या दिनवार तय होता है, इसी तरह शेल्टर होम के लिए पूरे जनपद में जितने शेल्टर होम होंगे जो भविष्य में प्रवासी मजदूरों की आने की संख्या बढ़ सकती है, उनमें एक ही तरह का मेनू होगा, जिससे पूरे दिन नाश्ता, लंच और डिनर मिलता रहे और मात्रा भी एक तरह से निर्धारित रहे, ताकि जनपद में कोई अव्यवस्था ना रहे। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जितने शेल्टर होम हैं उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर डे 80 रुपये व्यय करने का शासन ने अनुमान्यता दिया है। तो हर शेल्टर होम पर अलग अलग तरह के खान पान की व्यवस्था ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमने एक जैसे मिड डे मील में मेनू सप्ताहवार दिनवार तय होता है, उसी तरह हमने शेल्टर होम के लिए पूरे जनपद के जितने शेल्टर होम होंगे जो भविष्य में प्रवासी मजदूरों के आने पर जिनकी संख्या बढ़ सकती है, उनमें एक ही तरह का मेनू होगा, डे वाइज नाश्ता, लंच और डिनर तीनों के, ताकि पूरे जनपद में एक रूपता रहे और मात्रा भी निर्धारित रहे, ताकि कहीं पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न मिले। हाँ, टोटल। कोरोना संक्रमण के संबंध में जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जनपद के सैंपल व उनके परिणाम के बारे में बताया कि 46 सैंपल 24 तारीख को जांच के लिए भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट कल आ गई है। उनमें से वो 46 रिपोर्ट नेगेटिव है तथा उस 46 में 31 रिपोर्ट आजमगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र में हुए डोर टू डोर सर्वे के दौरान श्वास व बुखार के पीड़ित लोगों की है। सभी रिपोर्टें नेगेटिव है। वर्तमान में पूरे जनपद के आंकड़े के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि टोटल 997 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 830 की रिपोर्ट आ गई है, 822 रिपोर्ट नेगेटिव है। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी ने इस बाबत और क्या कुछ कहा। कोरोना संक्रमण के संबंध में जो सैंपल और उनके परिणाम के जो आंकड़े हैं, उसमें 46 रिपोर्ट 24 तारीख की कल आई हैं, जो 24 तारीख को सैंपल भेजे गए थे, और उनमें से वो 46 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। उस 46 में 31 रिपोर्ट वो थीं जो आजमगढ़ नगर पालिका में डोर टू डोर सर्वे के बाद जो श्वास या बुखार के पीड़ित लोग पाए गए थे, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। वर्तमान में टोटल आंकड़े इस तरह हैं कि हमारे 997 कुल सैंपल लिए गए जनपद में, 997, जिनमें 830 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 822 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव हैं, जिसमें से 4 उपचारित होकर के कॉन्जिक्यूटिव
2 बार नेगेटिव होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं और शेष 4 में से 2 का सेकंड सैंपल नेगेटिव आ गया है। उनका थर्ड सैंपल कल भेज दिया गया है। जो शेष 2 पॉजिटिव हैं उनमें से एक का सेकंड सैंपल कल भेज दिया गया है। उनकी 2-3 दिन में परिणाम आने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया है कि आइसोलेशन वार्ड में प्रत्येक स्टाफ को पीपीई किट और अन्य उपकरण उपलब्ध करावे, जिसमें उनकी सुरक्षा बनी रहे। जिसका हम सैंपल भेजते हैं उस संस्था में क्वारंटाइन रहें। अगर कोई व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो तो उसे हॉस्पिटल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाए तथा हॉस्पिटल में मौजूद समस्त स्टाफ को पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनकी भी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने। मैंने चिकित्सा विभाग को ये निर्देश दिया है कि आइसोलेशन वार्ड में तो प्रत्येक स्टाफ को पीपीई किट और अन्य उपकरण रहते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जिनके हम सैंपल भेजते हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही अनिवार्य रूप से रहें। अगर कोई शेल्टर होम में व्यक्ति है, अगर उसको स्वास्थ्य के प्रथम दृष्टया आकलन के बाद उसका सैंपल लिया जाना आवश्यक है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाए। और साथ ही हॉस्पिटल क्वारंटाइन का जितना स्टाफ है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, सभी लोगों को पीपीई किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सुरक्षा का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके।